डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यह एनसीईआरटी के बुक का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वास्तव में जीवन की मौलिक इकाई क्या है? हमारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? आइए इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इस चैप्टर की प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। कोशिका की खोज के विषय में आप सबको एक वीडियो दिया गया है, उससे संबंधित आप सभी देखिए। तथा इस चैप्टर की फुल स्टडी हम इस पार्ट में करते हैं तथा आए हुए सभी सेल ऑर्गेनेल्स तथा उनके डिस्कवरर की बात भी हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम सेल की खोज, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ हैं। कार्क एक वृक्ष की छाल को कहते हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को देखा तथा सर्वप्रथम इसे सेलुला कहा। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग छोटा कमरा होता है। जीव विज्ञान में कोशिका की खोज को एक अहम खोज कहा गया तथा कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा गया और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। एक टॉपिक है सजीव किससे बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिनमें उपस्थित लगभग सभी कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं। इसमें एक क्रियाकलाप भी आया हुआ है। प्याज को या आप उसके छोटे छिलके को अवतल दर्पण की सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। उनकी कोशिकाओं को एवं उनकी कोशिकाओं के विभाजन को। यह एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें सबसे ऊपर के पार्ट को नेत्रिका लेंस कहते हैं तथा सभी पार्ट संबंधित हैं। नेक्स्ट, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, किंतु यह प्राप्त कोशिका निर्जीव थी। इसके पश्चात 1664 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने तालाब के जल में एवं दांत के ऊपर उपस्थित मैल में
कोशिकाओं या जीवित कोशिकाओं की खोज की। सभी जीवित कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। J.E. पुरुकोंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन 1838 तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों की समझना और भी संभव हो सका। कोशिका को देखने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि कोशिका में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने बताया भी है, कोशिकाएं केंद्रक के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रो और कैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक एक वर्ड कैरियन से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है उसे प्रोकैरियोटिक, और जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड मैच्योर होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यदि जीवों की उपस्थिति के आधार पर देखें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका। यहाँ पर कुछ कोशिकाओं के बारे में बताया गया है, जैसे रुधिर कोशिकाएं, चिकनी पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, अंडाणु एवं शुक्राणु, ये मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, तो हम सभी ने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिकांग उपस्थित होते हैं तथा यह कोशिकांगों से मिलकर ही बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो कोशिका में होने वाले समस्त क्रियाओं को समन्वित करता है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है? यह कोशिका झिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, कुछ अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो आवश्यकता के पदार्थों को स्थानांतरण की अनुमति देती है। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, किंतु भारी पदार्थ कोशिकाओं के आर पार गति नहीं कर सकते।
यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? आइए क्रियाकलाप देखते हैं। निम्न घटनाएं हो सकती हैं। यदि कोशिका को तन्य विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा जाए तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाब विलयन कहते हैं या ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। एग्जाम्पल रेजिन। यदि आप किशमिश को उठाकर नमक या जल के विलयन में रख दें तो कुछ समय पश्चात वह फूल जाएगी। सेकंड पॉइंट, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका जल में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की कोई मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसीलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा। ऐसी स्थिति में कोशिका सिकुड़ जाती है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। एग्जाम्पल अंगूर। यदि अंगूर को हम अति परासरण दाबी विलयन में रख देंगे तो अंगूर सिकुड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ क्रियाकलाप आए हुए हैं जिन्हें आप सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिकांग कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, किंतु पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जिसके कारण ही पादप की कोशिकाएं दृढ़ होती हैं। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप आया हुआ है जिसे आप सभी देखें एवं करें। नेक्स्ट, कोशिकांग आया है केंद्रक। केंद्रक, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक ऑफिस जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी कोशिका को केंद्रित करने के लिए उसके अंदर केंद्रक का होना अति आवश्यक होता है। केंद्रक यह कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित रखता है एवं उन पर ध्यान रखता है। केंद्रक के चारों ओर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें केंद्रक छिद्र अथवा न्यूक्लियोपोर कहते हैं, जिसके कारण ही केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के पदार्थों के मध्य समन्वय होता रहता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है जो कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए
डीएनए अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं तथा माता पिता से समान सूचनाएं ही भेजते हैं तथा डीएनए के सबसे छोटे खंड को जीन कहते हैं। यह भी लक्षणों के स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका आई हुई है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह हम कह सकते हैं किसी बैक्टीरिया की कोशिका है, जिसके अंतर्गत सभी को मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है अतः इसके अंदर कुछ कोशिकाएं या कोशिका के अंदर उपस्थित किसी भी प्रकार की संरचना को कोशिकाएं कहते हैं, जैसे राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि। कोशिका द्रव्य अर्थात कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य ही जीवन का आधार है। जिन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य नहीं होता है वह कोशिकाएं जीवित नहीं रहती हैं। यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनका आकार प्रायः छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रकीय क्षेत्र अविकसित होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रकीय क्षेत्र विकसित एवं झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड अर्थात डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित क्रोमोसोम डीएनए ही होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका अंगक, यहाँ पर एक यूकैरियोटिक जंतु कोशिका की संरचना आई हुई है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं। इसमें सबसे बाहर के आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। सबसे केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना को केंद्रक एवं केंद्रक से अटैच्ड अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका के सबसे बाहरी भाग में उपस्थित अंगुली सदृश संरचना जो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहयोग करती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यह कोशिकाओं को आकार देती है एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्न दो प्रकार की होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जालिका को खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका अथवा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा ऐसी अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम स्थित नहीं होते हैं उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका अथवा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी उपकरण अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करती है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। यह भी हमारे शरीर में पदार्थों के उपापचय के लिए या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपस्थित होती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका में उपस्थित एक छोटा
गोलाकार संरचना है जिसके अंतर उपस्थित एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं तथा लाइसोसोम को आत्मघाती झिल्ली भी कहा जाता है। आत्मघाती अर्थात जब कभी कोशिका किसी विशेष स्थान पर या किसी विशेष समय में सरवाइव नहीं कर पाती है तो यह अपने अंदर उपस्थित सभी एंजाइमों को या अपने शरीर के बाहरी आवरण को तोड़ देती है जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। यहाँ पर कैमिलो गोल्गी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हुए हैं जिन्हें आप सभी पढ़ लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी एक कोशिकांग है जो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट प्लाज्मिड, यह एक सर्कुलर डीएनए होता है। सर प्लाज्मिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। यह दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लाज्मिड तथा ल्यूकोप्लास्ट श्वेत या रंगहीन प्लाज्मिड। जिस प्लाज्मिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिसके कारण सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रसधानियां अर्थात वैक्यूल्स यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इनमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में यह अविकसित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में यह ठोस एवं आकार में बड़ी होती हैं। नेक्स्ट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें उपस्थित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एवं सभी कोशिकांगों के खोजकर्ताओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। यदि हम खोजकर्ताओं को देखें, सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक, सेल मेम्ब्रेन रॉबर्ट हुक, सेंट्रियोल अथवा सेंट्रोसोम की खोज एडवर्ड वैन वेनेडन ने की थी। माइक्रोट्यूब्यूल्स डी रॉबर्टिस और फ्रैंकिस ने की थी। गोल्गी ऑपरेटस गोल्गी बॉडी या गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया एंटोन वॉन कोलिकर, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, राइबोसोम जॉर्ज पैलाडे और स्वीट वर्ग ने इसका नाम दिया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज एल्बर्ट क्लैड ने की थी। वैक्यूल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। प्लास्टिड की खोज अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। न्यूक्लियोलस यह केंद्र में स्थित एक केंद्रकांग है, इसकी खोज होलिस फोंटाना ने की थी। क्रोमोसोम इसकी कार्ल विलियम वोन नगेली ने की थी। प्रोटोप्लाज्म की खोज डिजॉर्डिन ने की थी। सेल डिवीजन निम्न दो प्रकार का होता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जबकि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।